तो देखो आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का विज्ञान। और विज्ञान में जो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ये मैं देखो मैंने इसको सबसे पहले ही लिख लिया है ताकि आपका समय बेकार ना करूं और आप कम समय में बहुत ज्यादा इसका फायदा उठा सको, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया है। ताकि क्योंकि फिर टाइम लगेगा, ऐसे में आधा एक घंटा में आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, फिर उसको समीकरण को संतुलित करना कैसे है उसको पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद पढ़ेंगे कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं और इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला के हम लोग रिडास अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे संचारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। इस तरीके से आपका ये पूरा पहला पार्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में 2021 में, 23 में, 20 में, 22 में, इस तरीके जो बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको आपको हम दिखाएंगे कि इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको हम दिखा देंगे कि ये पूछे जाते हैं या फिर फालतू ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, इसमें सबसे पहला टॉपिक है, एकदम बेसिक से है और मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसी भाषा में समझाऊं ना जो आपको समझ में आ जाए, एकदम देहाती भाषा में बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको फील हो और साथ में आपको मजा भी आए। ठीक है, मजे के साथ पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है भाई साहब। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अलग अलग गुणधर्मों वाले एक नए पदार्थ को बनाते हैं तो उसे हम लोग इस घटना को क्या बोलते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। छोड़ो इसको, छोड़ो, आप समझते हैं हम आप लोग, इसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जस्ट वन सेकंड, पेन को निकाल लूं। देखो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अब आपको हम देहाती भाषा समझाते हैं। देखो जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या होता है, पानी होता है, पानी और प्लस में चीनी, दोनों को आप आपस में मिलाते हो। जब पानी और चीनी को आपस में मिलाते हो और उसके बाद इसको क्या करते हो, गर्म करते हो। क्या करते हो इसको, फिर इसके बाद जब गर्म करते हो तो क्या हो जाता है, पेड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है, पेड़ा। बनता कि नहीं बनता, कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है, पानी और चीनी को मिला देते हो, गर्म करते हो, पेड़ा बन जाता है। ठीक है, तो वो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये जब किसी चीज को मिला के इसको गर्म करके कुछ नया चीज बनाते हैं तो उसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, उसको हम लोग अभी आगे समझ लेंगे कि उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे। बस अभी समझ जाओ कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो समझ में आ गया ना रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला दें और मिला के एक नया पदार्थ बना दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पानी और चीनी का एग्जांपल बता दिया जो आप एकदम फील कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे रासायनिक समीकरण होता है। भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको समझो सबसे पहले। रासायनिक, अब देखो जैसे यहाँ पर पानी होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। ठीक, इस तरीके के चीनी होता है C6H12O6। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अब जब हम इसी चीज को, यही रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, अगर इस रासायनिक, अच्छा एक चीज और समझ लो सबसे पहले, इधर वाले को पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये अभिकारक है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इधर वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं। और ये जो बन के तैयार होता है, जो नया पदार्थ बन के तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भैया ये उत्पाद है। ठीक है, तो अभिकारक समझ गए, उत्पाद समझ गए क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां पर रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। रासायनिक समीकरण का मतलब हो गया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का अगर जो रासायनिक सूत्र होता है उसको अगर हम लिख दें तो इसी चीज को, इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये रासायनिक समीकरण है। समीकरण कब बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण बोलते हैं, सिर्फ उसमें अंतर ये होता है कि उसमें उनका रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये रासायनिक, ये समझ गए आप।
आई थिंक आप समझ गए होंगे। जैसे कि मान लो मैं कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है हमारा, ये है रासायनिक समीकरण है, ठीक है। इसके इस पार को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अभिकारक है, और जो नया पदार्थ बन के तैयार हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये उत्पाद है। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि भैया किसी भी चीज को, यानी कोई भी चीज का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को आप ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही पैदा कर सकते हो, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हमें क्या बताता है कि भैया, अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में ये जो अभिकारक होता है, ठीक, इस इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो इस अभिकारक का, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद बोलते हैं। तो यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह बताता है कि भैया किसी भी रासायनिक समीकरण में जो द्रव्यमान होता है, ना तो इसमें द्रव्यमान नष्ट होगा ना ही उत्पन्न होगा, जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसका जो द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होता है। यानी अगर मान लो ऐसे मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो द्रव्यमान और वजन में अलग अलग मतलब थोड़ा अंतर होता है, बट मैं आपको फील करने के लिए बता देता हूं कि अगर कोई चीज वजन में है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान है ना, ठीक, उसका कुछ द्रव्यमान है। तो यानी कि मान लेते हैं कि ये 5 kg इसका कुछ द्रव्यमान है, ठीक है। और अगर इधर मान लो इसका 3 kg है और इसका द्रव्यमान 2 kg है, तो पूरा मिलके ये कितना हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। यानी कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान हमारा उत्पाद का भी होगा। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ गए ना, क्या बताता है हमें कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का होता है। यानी द्रव्यमान कभी भी ना तो नष्ट होता है ना तो पैदा होता है। ऐसा नहीं कि इसमें रासायनिक समीकरण हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, इस वजह से कुछ नया, ये जो नया पदार्थ है इसका कुछ नया ही द्रव्यमान होगा, नहीं, उतना ही द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, अच्छा, यहां पे अगर इनका द्रव्यमान है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने ले लिया, ये ले लिया और प्लस में हाइड्रोजन ले लिया, प्लस में क्लोरीन ले लिया, ठीक। ये दोनों मिलके यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर जितना द्रव्यमान इधर है, दोनों का मिला के जितना द्रव्यमान उतना द्रव्यमान हमारे इस उत्पाद का भी होना चाहिए, ठीक है। अगर इनके उत्पाद का होना चाहिए तो हम कैसे जानेंगे कि इनका द्रव्यमान बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पता चलता है कि अगर जितने हाइड्रोजन इधर हैं उतने ही हाइड्रोजन अगर इधर हो, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ जो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो सेम सेम हो गया। अगर जितने क्लोरीन इधर हैं उतने ही क्लोरीन इधर होंगे, जितने हाइड्रोजन इधर हैं उतने ही हाइड्रोजन इधर होंगे, मतलब दोनों तरफ जितने भी तत्व होंगे अगर उनका यानी वो बराबर बराबर मात्रा में होंगे, बराबर बराबर होंगे, अगर 2 इधर हैं तो 2 इधर होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर बराबर बराबर होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि इनका फिर द्रव्यमान भी बराबर बराबर होगा। इसका मतलब है कि क्या इसमें इन दोनों यानी इस रिएक्शन में, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या द्रव्यमान दोनों का बराबर है, उत्पाद और अभिकारक का? नहीं है बराबर, ठीक है। बराबर कब होगा, देखो इधर कितने क्लोरीन है, इधर 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 2। अब पूरा हो गया बैलेंस, बैलेंस हो गया, यानी कि दोनों तरफ द्रव्यमान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से दोनों तरफ के द्रव्यमान को बराबर कर देने को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में, कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उसमें उसका जो दोनों तरफ का जो द्रव्यमान है उसको बराबर कैसे करेंगे, ठीक है। तो बराबर करने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित करना बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं स्टार बना देता हूं, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। 2-4 ही ऐसे रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इसको संतुलित कीजिए, ठीक है। तो संतुलित करने का मतलब होता है दोनों तरफ पलरा बराबर करना है। जितने हाइड्रोजन इधर है उतने हाइड्रोजन इधर भी होने चाहिए, जितने क्लोरीन इधर है उतने क्लोरीन इधर भी होने चाहिए। यानी कि जो तत्व जितने इधर हो और उत्पाद की तरफ यानी तीर के उस पार भी उतना ही होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि ये संतुलित है। जिससे कि वो होता नहीं कि तराजू होता है, तराजू के दोनों पलड़ा क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब संतुलित करने का जो तरीका है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, संतुलित कर ही नहीं पाते। एक चीज को संतुलित करते हैं, दूसरा गड़बड़ा जाता है। मान लो हाइड्रोजन को संतुलित करने लगे तो क्लोरीन गायब हो गया, क्लोरीन ज्यादा हो गया, कम हो गया। इस तरीके से वो भटक जाते हैं कैसे संतुलित करना है। फिर वो रटने लगते हैं कि इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, चलो इसको रट लेते हैं। नहीं, रटना नहीं, आपको समझना है कैसे इसको संतुलित करा जाता है। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके को जानने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में, ठीक है। एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक भी देखते ही आप तुरंत बता ले जाओगे कि इसमें कैसे इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो देखो, तरीका ये है कि आप कभी भी भटकना नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर उस रासायनिक समीकरण में कोई धातु दिख रहा है तो सबसे पहले आपको उस धातु का जो मतलब आपको उसको बैलेंस करना है, ठीक, धातु को बैलेंस करना है। फिर उसके बाद अगर उसमें कोई अधातु है तो उसको हमें बैलेंस करना है। अब धातु कौन कौन से, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें आपको धातु मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो धातु है जिसको मैंने लिख दिया है, अगर ये सब मिल जाए तो इनको सबसे पहले आपको संतुलित करना है। फिर कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन ये सब दिखे, फिर आपको इनको करना है संतुलित, ठीक है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को भी संतुलित करना है, फिर अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को भी, फिर लास्ट में करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस क्रम में अगर आप संतुलित करोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको संतुलित कर करके चेक करते रहना, ठीक है। देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको इस तरीके से इनको संतुलित करना है, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पे जितने भी हैं उनको मैं करके बता दे रहा हूं। फिर आपको क्या करना है, आपको किताब लेना है। किताब में जितनी भी संतुलित करने के लिए रिएक्शंस दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज में, उसको आपको यानी संतुलित कर करके उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे पूरे नंबर लेके आओगे, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो, कितना अच्छा नंबर लाना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो देखो, हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि क्लोरीन है, देखो इसमें कोई धातु और है नहीं है, क्लोरीन एक धातु है। तो यहाँ पे क्लोरीन अधातु है, अगर कोई धातु नहीं है तो कोई बात नहीं है। अधातु फिर हमें देखना है कोई अधातु है इसमें, हाँ क्लोरीन है। इसका मतलब क्लोरीन को हमें सबसे पहले संतुलित करना है। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। इधर क्लोरीन कितने हैं, 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 से, देखो अगर हम यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो ये हाइड्रोजन में भी गुणा हो गया और साथ में क्लोरीन में भी गुणा हो गया, क्योंकि दोनों आपस में गुणा में है। तो गुणा में गुणा करोगे तो गुणा ही होगा। अगर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 2 से गुणा कर दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। क्लोरीन कितने हो गए, 2 गए। तो हमने क्लोरीन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो अब हम देखेंगे क्या हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है, नहीं होगा तो करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इधर H2 है, 2 है, इधर भी 2 हो गए, ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से हमें सबसे पहले देखना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन थोड़ा बहुत है तो अब आपको और एग्जाम्पल देंगे तो आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड इधर क्या है, अमोनिया है। दोनों आपस में क्रिया करके कॉपर बना लेते हैं और नाइट्रोजन बना लेते हैं और यहाँ पे जल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है, कॉपर एक धातु है, कॉपर धातु है, इसका मतलब कोई भी धातु हो उसको सबसे पहले संतुलित करना है। तो कॉपर इधर कितने हैं, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूं ताकि आपको यहाँ पे जाहिर मिले कि किससे हमने गुणा किया, ठीक है। देखो, इधर कॉपर है मेरे कितने हैं, 1 कॉपर है, इधर भी 1 कॉपर है। इसका मतलब कि कॉपर तो हमारा बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि सोडियम भी एक धातु है, तो इसमें सोडियम है नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। उसके बाद हमें कोई अधातु देखना है। अधातु में इसमें कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक धातु है तो नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करना है। अब तो नाइट्रोजन का है यहाँ पे, 1 इधर है, तो इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब कि हमें 2, इधर 1 नाइट्रोजन है और 2 कब होगा, जब इधर हम 2 से गुणा करेंगे। तो नाइट्रोजन हमारे 2 हो गए, नाइट्रोजन हमारे 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, यानी नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है, उसके बाद हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन को देखना है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या यहाँ पे है,
इधर ऑक्सीजन कितने हैं, एक है, और उधर इधर कितने ऑक्सीजन है, एक है, यानी ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। अब हमें हाइड्रोजन देखना है, तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो हैं, और यहाँ पे तीन ये हैं, यानी तीन दूना 6, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 6 हैं। तो हमें यहाँ पे कितना से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, ऑक्सीजन 3 हो गए। तो अब फिर ऑक्सीजन को फिर से हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन हमारा इधर कहाँ है, यहाँ पे है। इसका मतलब कि इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस होगा। देखो आपको इस क्रम में पहले आपको धातु बैलेंस करना है, फिर अधातु बैलेंस करना है। जब आप अधातु को बैलेंस करो तो थोड़ा चेक कर लिया करो कि क्या वो धातु जो है वो कहीं बदल तो नहीं गया है, मतलब कि उसकी संख्या कम ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि गुणा करोगे तो कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा, उसके साथ में जो होंगे वो भी कम ज्यादा होंगे, तो उसको चेक भी करते रहना, ठीक है। तो लेकिन इसी क्रम में इनको करना है बैलेंस और फिर चेक करते रहना। जैसे इसमें मैंने किया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन तो हो गया था, लेकिन दोबारा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में यानी ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई थी, तो मैंने फिर से ऑक्सीजन को देखो चेक करके फिर से बैलेंस कर दिया, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। 3 हो गया, इधर कॉपर कितने हो गए, 3 हो गए, इधर कॉपर कितना है, एक ही है, 3 से गुणा कर देंगे तो कॉपर भी बैलेंस हो गया ना पूरा बैलेंस। इस तरीके से हमें बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को फिर से पीछे करो, ध्यान से समझो मैंने किस तरीके से आपको समझाया है, किस तरीके से बताया है, एकदम बकुलक तरह एकदम ध्यान से करो, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से इसको नोट करते जाओ, अपने कॉपी में नोट्स कर लो, नोट्स बना लो। इसीलिए मैंने पूरा लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाना ना पड़े, ठीक है। आप इसी को कॉपी अपने नोट कर सकते हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको कुछ अधूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पूरा एकदम नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा मैंने इसके लिए पहले लिख दिया है। तो देखो इधर इसको तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पे तीसरा है Fe है, और इसके यहाँ पे क्या हमारा जल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को रिएक्शन करें। तो यहाँ पर देखो Fe जो है, Fe आयरन मतलब होता है, आयरन मतलब धातु है, और धातु अगर है तो धातु को सबसे पहले हमें बैलेंस करना है। तो Fe हम देखेंगे तो यानी कि हमारा जो आयरन है वो भैया संतुलित है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ऑक्सीजन है इसको हमें बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 हैं, और इधर अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। 1 है तो इसको 4 बना दो, 4 बनाने के लिए हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, 4 दूना 8, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। तो 4 दूना 8, 4 से गुणा कर दोगे तो 8 इधर ही हो जाएगा। देखो सब बैलेंस हो गया ना। और सॉरी Fe इधर कितने हैं, 1 है, इधर 3 था, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, Fe में 3 से गुणा कर देंगे। मैंने देखा नहीं था नीचे 3, देखो ना यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो मैं सोचूं कि यहाँ पर Fe एक ही है, ठीक है। तो अब हमारा बैलेंस हो गया, यानी कि आयरन Fe भी हमारे 3 हो गए, ऑक्सीजन हमारे 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, हो गया बैलेंस, ठीक है। ऐसे ही करना है बैलेंस हमें। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बेरियम, ये भी आपको धातु है, तो भैया बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। बेरियम तो हमारा चलो ठीक हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, देखो कोई अधातु है, हाँ सल्फर है हमारा धातु, इसमें क्या है, सल्फर, तो इधर सल्फर कितना है, 1 है, इधर भी सल्फर कितना है, 1 ही है, तो सल्फर भी बैलेंस है। अब हमें यहाँ पे देखना है क्लोरीन, क्लोरीन भी एक धातु है, अधातु है, तो क्लोरीन को देखना है हमें। क्लोरीन इधर कितने हैं भैया, 2 है, इधर कितने हैं, 1 है, 2 करने के लिए हमें 2 से गुणा कर दो, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन हमारा 4 है, इधर ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4 है, तो भैया ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन को देखना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, इधर भी हाइड्रोजन हमारा 2 है, ठीक, क्योंकि 2 से इसमें गुणा कर दो तो यानी कि ये भी 2 है, इधर भी 2 है, हो गया बैलेंस। बस 2 से ही मल्टीप्लाई इसमें करना था, हो गया। एक बार चलो फिर से देख लेते हैं। बेरियम, बेरियम हो गया, क्लोरीन भी हमारे 2 गए, क्लोरीन भी 2 गए, हाइड्रोजन भी 2 गए, हाइड्रोजन भी 2 गए, सल्फर और हाँ ठीक है, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब हमें इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कैल्शियम, कैल्शियम भी हमारे यहाँ पे बैलेंस है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है नाइट्रोजन को, अधातु जो की है, तो नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर नाइट्रोजन देखो
होल ट्वाइस अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि ये 2 नाइट्रोजन भी गुणा होगा और 2 ऑक्सीजन से भी गुणा होगा। ठीक है, तो 2 को नाइट्रोजन से गुणा करेंगे तो 2 एक नाम 2, यानी नाइट्रोजन हमारे इधर कितने हैं, इधर तो हमारा 1 है लेकिन इधर नाइट्रोजन 2 है, तो 2 से यहाँ पे सीधा गुणा कर दो। ठीक है, मैंने गुणा कर दिया है, तो नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, कैल्शियम बैलेंस हो गया। अब हमें ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई ऑक्सीजन कितने हमारे 6 और 2 यहाँ पे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एक नाम 2, तो 6 2 8 हो जाएगा। इधर कितने हैं, इधर 3 दूना 6, 6 हो गया, और इधर यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा एक 7 हो गया। तो अगर हम इस ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर दें तो ये भी हो जाएगा पूरा 8, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 3 दूना 6, 6 इधर हो गए, तो 6 2 पूरा 8 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या बचा, हमारा हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे 2 ये हो गया, तो 2 2 4 हो गया, और इधर हमारा कितना है, इधर भी हमारा 4 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना है। चलो अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे हमें देखना है, सोडियम धातु है, तो सोडियम इधर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दो यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखना है, सल्फर। सल्फर हमारा अधातु है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सल्फर को, तो सल्फर एक सल्फर इधर भी है, एक सल्फर इधर भी है। ठीक है, भी बैलेंस हो गया। अब हमें इसमें ऑक्सीजन चेक करना है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 ये हो गया और 4 ये हो गया, 4 2 6 है, इधर कितने हैं, 2 ये हो गया, और सॉरी 4 ये हो गए, और एक ये 5 हो गया। इसमें ऐसा करो 2 से गुणा कर दो, तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, 4 यहाँ पे, 4 2 6, यानी इधर 6 हो गए और इधर भी 6 हो गया, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन को करेंगे तो ये 2 जो आगे है इसमें गुणा करेंगे हाइड्रोजन से, 2 का नाम 2 हो जाएगा, इधर कितने हो जाएंगे, और 2 ये हो गया, 2 दूना 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 दूना 4, इधर भी बैलेंस हो गया, यानी पूरा हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया अपने मन से। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से हमें बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद इधर यहाँ पे सोडियम देखते हैं, सोडियम इधर भी एक है। उसके बाद सिल्वर मतलब चांदी, ये भी एक धातु होता है, सिल्वर भी देख लेते हैं, सिल्वर भी एक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग किसको देखेंगे, क्लोरीन देख लो। क्लोरीन देखेंगे तो भैया क्लोरीन इधर भी एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन भी बैलेंस है। फिर नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन इधर एक है, इधर भी नाइट्रोजन देखो एक है। ऑक्सीजन इधर कितने, 3 है, इधर भी ऑक्सीजन हमारे 3 है। अरे इसमें तो कुछ गुणा ही नहीं करना था, ये तो पूरा बैलेंस ही था, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं था। अब देखो मेरी बात को, आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से, जिसे मैंने आपको अभी दिखा दिया है, इस तरीके से पहले से ही दे देंगे। ठीक है, जो बैलेंस नहीं रहेगा, और आपसे पूछेंगे कि भैया इसको संतुलित करो। ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर का आता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आता है। ठीक, अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इस चैप्टर से या तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पूछेंगे, या फिर आपसे पूछेंगे कि भैया बताओ संतुलित करना बताओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। या फिर आपसे संचारण पूछ लेंगे, विकृत गंधिता पूछ लेंगे। अभी मैं आपको लास्ट में सब पूरा समरी आपको दे दूंगा, किसमें से पूछा क्या क्या जाएगा, क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपको हम दिखाएंगे प्रूफ भी। ठीक है, जो पूछे गए हैं पहले इसके पहले। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभी तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है, अब इनके प्रकार पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। और 100% मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी ये रासायनिक अभिक्रिया के मैं आपको प्रकार पढ़ाऊंगा, ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि भैया आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, जरूर ही आएंगे। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोल देगा कि टिप्पणी कीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। उसके बाद 2-3 रिएक्शन आपको दे देगा और बोलेगा, 2-3 अभिक्रिया दे देगा। उसके बाद कहेगा कि भैया इनका उदाहरण सहित डेफिनेशन बताओ, यानी परिभाषा बताओ। तो आपको बताना पड़ेगा, और बता कब पाओगे, जब आपको याद रहेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, इनमें से चाहे एक ही रिएक्शन आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, ये याद रखना। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, इसी संयोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, अगर योगात्मक अभिक्रिया कहीं पे लिखा है तो समझ लेना कि यानी कि संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया दोनों का सेम ही मतलब होता है, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखो संयोग का मतलब ये होता है, आपको एकदम ध्यान से रखना। ठीक है, अब मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूँ ना, एकदम प्यार से वैसे समझना, एकदम देख लेना ना, ऐसा आपको याद हो जाएगा ना, मस्ती मस्ती में ऐसा याद हो जाएगा, आप कहोगे अरे
ये तो जादू हो गया हो। तो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। बस मैं जो ध्यान से जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनो, ऑब्जर्व करो, बस मजा लो, ठीक है उसका। संयोजन अपक्रिया का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब ये होता है संयोग करना। योगात्मक का मतलब ये होगा योग होना, यानी योग का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जैसे पिक्चर में नहीं देखते हो, नायक और नायिका जब दोनों आपस में जुड़ते हैं, यानी प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में क्या करते हैं? जब जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि यहाँ पे संयोग हो गया। तो जब अब यहाँ पे इसे अब देखो, एक तीर से दो निशाना लगाओ। अब संयोजन का मतलब समझ गए ना? संयोजन यानी संयोजन का मतलब होता है संयोग शब्द से बना है संयोजन, ठीक है। मैं आपको एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हिंदी में तैयार देखो। अब हिंदी में देखो, हिंदी में एक रस होता है संयोग रस होता है। संयोग रस क्या होता है भैया? जब नायक और नायिका को जब पिक्चर देखा करो, या फिर किसी भी प्रेमी को, कपल को समझ रहे हो ना, प्रेमी और प्रेमिका ना, अगर उनको देखो या फिर पिक्चर में देखो, कहीं भी देखो, उनको देख के आपके दिल में या हृदय में जो वो बढ़िया जो भाव उत्पन्न होता है ना, जो मजा मजा कह सकते हो, या फिर जो अच्छी सी फीलिंग जो आती है ना आपके हृदय में, आपके दिल में आती जो आती है ना, जो जागती है भावना, उसी फीलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कि भैया ये संयोग रस है, उसको बोलते हैं संयोग रस। अब उसी से याद रखना, वो कब होता है? संयोग रस कब उत्पन्न होता है? जब नायक और नायिका को मिलते देखते हो, ठीक है। उसी तरीके से आपको देखना है कि संयोजन अपक्रिया में किसी न किसी का संयोग होना। जब नायक और नायिका का संयोग होता है तो उसको संयोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भैया नायक और नायिका को नहीं जोड़ना है, यहाँ पे आपको पदार्थ जोड़ना है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ को जब आपस में संयोग करके जुड़ जाएं और जुड़ के एक नया पदार्थ बना दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि भैया संयोजन अपक्रिया है। योगात्मक बोलो या संयोजन बोलो, संयोजन का मतलब होता है संयोग कर लेना, योगात्मक का मतलब ये होता है योग कर लेना। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला दो और वो जुड़ जाएं, जुड़ के एक नया पदार्थ बना दे। जैसे मैंने आपको बताया था, कैसे बता दूं, कोई भी दो पदार्थ ले लो ना यार, उसको आपस में मिला दो, है ना। जैसे कि मान लो मैंने कॉपर ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कॉपर ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। कॉपर और ऑक्सीजन को जो आपस में मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा? ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरीके से कि जब दो अलग अलग, तीन हो, चार हो, पांच हो या दो हो, दो से ज्यादा हो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा हो, ठीक है, वो आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से मैग्नीशियम और क्लोरीन को आपस में जुड़ाओगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। तो अगर वैसे बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। तो बाकी अगर कहीं बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करना सीख गए। अच्छा, बैलेंस वाला ना किताब उठाना, उस किताब में से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब तो आपने नायक और नायिका को अभी तो प्रेम करवाए हो, आपस में मिलवाए हो, ठीक है। तो संयोजन अपक्रिया आपस में मिल गए आपस में, तो संयोजन अपक्रिया। अब देखो कहानी क्या होती है। अब देखो, जैसे कि मान लो प्रतिस्थापन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। पहले इनका इनका शब्दों का मतलब समझ जाओ, फिर उसके बाद हमको कहानी बताते हैं, ठीक है। कहानी बताने से क्या होगा? आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, आपको मजा आएगा समझने में और याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रति का मतलब एक दूसरे का, स्थापन मतलब स्थान ग्रहण कर ले। जब एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर ले तो तुम हमें जगह पे आ जाओ, हम तुम्हें जगह पे आ जाएं, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है। विस्थापन का मतलब होता है स्थान चेंज कर लेना। विस्थापन का मतलब क्या होता है? स्थान। बी का मतलब होता है उल्टा। स्थापन का मतलब स्थान, तो किसी चीज का स्थान चेंज हो जाना विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। अब भैया जैसे कि मान लो एक कोई सीट है, ये कोई सीट है, इस पे एक बंदा ये बैठा है, ठीक। उसके बाद एक बंदा ये बैठी है, एक बंदा ये बैठा है। अब ये बंदा कह रहा है कि भैया आप ना इधर आ जाओ, तो कहता है ठीक है मैं आपकी जगह फिर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये बंदा इसके चला जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। तो ये इसने क्या किया? अपने अपने स्थान का अपना अपना स्थान चेंज कर लिया, यानी अपना स्थान का विस्थापन कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। इन दोनों ने क्या कर लिया? विस्थापन कर लिया, ठीक है। ये दोनों विस्थापित हो गए या प्रतिस्थापन कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो समझ जाए विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। अब इनकी डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन समझ जाओगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन तो एकदम सरल चीज है। अब पहले कहानी सुनो। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है भैया, पहले एक बार अच्छा पढ़ के बता देते हैं डेफिनेशन क्या होता है, फिर उसके बाद कहानी बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जस्ट वन सेकंड, हम लोग इसको हाईलाइटर ले लेते हैं और हाईलाइट कर देते हैं। देखो, ऐसी अवक्रियाएं जिनमें कोई एक जो तत्व है वो दूसरे तत्व को
उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। अरे भाई इसका मतलब क्या है? टेंशन मतलब ना, हम हैं जब तक तब तक आपको पढ़ाई में लेने कोई टेंशन नहीं। कुछ भी नहीं समझ आता कमेंट कर दो, मैं आपको समझाऊंगा एकदम सरल भाषा में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले पेन उठाते हैं फिर मजा लेते हैं, ठीक है। पेन 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 को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो अच्छा समझ लो, पेन को बाद में उठाते हैं। पहले देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि देखो मान लो कि ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। दोनों के आपस में जो भी चल रहा है, प्रेम वगैरह जो भी, लव वगैरह जो भी चल रहा है, ठीक है। अब कोई अगला बंदा आया और इस बंदे को ये लड़की मान लो पसंद आ गई, या कुछ भी हो गया, या फिर इसी लड़की को ये बंदा पसंद आ गया, कुछ भी हो गया। तो अब ये क्या होगा, अब ये लड़का इसको मान लो फंसाएगा, ठीक है, फंसाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये लड़की इसको फिर जब फंस जाएगी तो इसको छोड़ देगी। जब ये इसको छोड़ देगी तो ये लड़का जो अभी तक डबल था, जो अभी तक क्या था, डबल था, दोनों एक साथ थे, अब इनका साथ टूट जाएगा भैया। अब ये बंदा अकेले हो जाएगा और ये बंदा क्या होगा, इनके स्थान पर हो जाएगा, यानी कि ये इसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा और ये जो बंदा अभी तक इसका बॉयफ्रेंड था ये क्या बन जाएगा, ये आवारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बंदा क्या करेगा, इनको इन दोनों के ग्रुप से चेंज कर दिया, भैया चलो भगो निकलो, तुम्हारा कोई काम नहीं, अब हम इसको फंसा ली, अब हम इससे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन। देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने दोनों को आपस में मिलाया, ठीक, यानी मिला दिया दोनों को, नायक और नायिका का जब नंबर ले लिए तो आपस में क्या हो गए, मिल गए तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर क्या हुआ कि एक लड़का आया, वो इसको फंसा लिया तो ये इस लड़के को छोड़ दी। जब छोड़ दी, या कोई लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी, कोई भी कर सकता है दोनों में से, ठीक है। अब जब तीसरा आ गया, तीसरा आके इसको भगा दिया, अब इन दोनों की बात होने लगी, इसका दिल टूट गया। अब ये क्या हो गया, ये अलग हो गया, यानी ये इसके स्थान पे आ गया, ये अलग हो गया, ये अब इसका बॉयफ्रेंड बन गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रतिस्थापन हो गया। देखो ये ए है, ये बी सी है, ए क्या करेगा, ए यहाँ पे क्या होगा कि ए ए कहेगा कि भैया बी भैया चले आओ, हमें ना सी पसंद आ गया है। तो ए क्या करेगा, बी को कहेगा भाग यहां से, भाग। तो अब यहाँ पे ए सी के साथ आ जाएगा और बी हो जाएगा अकेला। ए आ जाएगा सी के पास, बी हो जाएगा अकेला, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो हो गया अकेला, अब ये बन गया बॉयफ्रेंड। इस तरीके से इसको हम लोग, ये टाइप रिएक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक बंदा उन दोनों कपल को, यानी मतलब कपल मतलब उनका यौगिक जो है, उस यौगिक से कोई जो एक बंदा है ना, उस बंदे को प्रतिस्थापन कर दे, उसके स्थान पे आ जाए, उसको विस्थापित कर दे। बंदे के जगह यहाँ पे तत्व जोड़ लेना और दोनों कपल के जगह पे यौगिक जोड़ लेना, समझ रहे हो। इस तरीके से उनको विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित मतलब उनको स्थान चेंज कर देते हैं, तो उसको हम लोग विस्थापन क्रिया बोलते हैं, ठीक है। जो मैं आपको देहाती भाषा में एकदम प्यार की भाषा में समझा रहा हूँ ना, उसको सेम आपको किताबी भाषा में कन्वर्ट कर देना है, बस डिफरेंशियल बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको रिएक्शन भी बता देता हूँ, इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कभी कभार ना बोर्ड परीक्षा में पूछ लेते हैं कि उदाहरण सहित बताइए, तो उदाहरण भी दे देना, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे मान लो आयरन है, आयरन है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल में जो एफी है, एफी कहता है भैया हाइड्रोजन भैया मुझे ना नहीं, सल्फर कहता है, सल्फर क्या है, मान लो लड़की है, ये कहती है, सल्फर भैया कहती है, ए हाइड्रोजन भैया जाओ तुम, अब निकलो, अब तुम निकलो, मैं ना तुमको पसंद नहीं करती हूँ, अब मुझे ना आयरन पसंद आ गया है, आप चलो यहाँ से भगो। मतलब ये इसको धोखा दे दी, ठीक है, इसको धोखा दे दी। अब ये इसने क्या किया, एफ को अपना बॉयफ्रेंड बना दिया, अब ये इसके साथ हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4 हो गया, यानी फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन भैया अकेला हो गया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये अकेला हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि ये इसका प्रतिस्थापन अब किया। जब कभी भी आप इस तरीके से देखो कि भैया वो उसके स्थान पे आ गया, वो उसके स्थान पे आ गया, वो उसके स्थान पे आ गया, इसका मतलब इनका स्थान चेंज हुआ है। अच्छा एक बात बता दूं ना, कभी कभार बोर्ड परीक्षा में जानते हो क्या करते हैं, ऐसे रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे भैया बताओ कौन सी रिएक्शन है ये। तो आप तभी बता पाओगे जब आप उसको ध्यान से समझे रहोगे।
तो अगर जब कभी भी आप देखो कि वो उसके स्थान पे आ गया, वो उसके स्थान पे आ गया, सिर्फ इतना ही उसमें चेंज हो गया, उस रिएक्शन में इतना ही चेंज अगर नजर आए, तुरंत बता दो भैया ये विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, अभी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी मैं आपको ना प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन क्यों रखा है प्रीवियस ईयर वाले ब्लास्ट में, इसीलिए। ठीक है, इसी तरीके से ZnCl, Zn और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, H कहेगा भैया तुम निकलो यहां से, ये कहेगा तुम निकलो स्थान पे, तुम हमारे स्थान पे आओ, हम उसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन भैया अकेला हो जाएगा। इसके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ठीक है, बस वो गाना सुनो ना, हाँ बस उससे रिलेट कर लो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे समझ गए ना प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब हम लोग समझते हैं द्वितीय विस्थापन अपक्रिया। ठीक, द्वितीय विस्थापन, अब द्वितीय विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, सुनो पहले आपको बताते हैं द्वितीय विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। पहले पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं ना, फिर इसके बाद हम आपको फिर एक इंटरेस्टिंग सी कहानी बताते हैं, इसकी कहानी क्या है। ठीक है, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया क्या होता है भैया, द्वितीय विस्थापन नाम से ही पता चल रहा है कि दो दो लोगों का विस्थापन हो जाए। कैसे दो लोगों का विस्थापन होगा, जैसे मान लो ये दोनों आपस में कपल है। ठीक, दोनों लड़की लड़का मिलके कपल बना लेते हैं, है ना, कपल, उसको कपल बोलते हैं लड़की लड़का को, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिला है। ठीक है, ये एक अलग कपल है, दो अलग अलग कपल है। ठीक, कपल को यौगिक यौगिक समझना। ठीक है, ये दोनों यौगिक हैं, यानी ये कपल है। ठीक है, अब इसमें से इसका जो बॉयफ्रेंड है, इसके बॉयफ्रेंड को, इसके जो बॉयफ्रेंड है, इसके बॉयफ्रेंड को ये वाली जो इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो पसंद आ गई। तो ये क्या करेगा, ये इसके गर्लफ्रेंड को फंसा लेगा। तो फिर ये बंदा अकेला हो जाएगा, ये बंदा अकेला हो जाता है, तो ये बंदा क्या करेगा, ये कहेगा कि भैया मैं इसके वाले को फंसा लेता हूं। ठीक है, तो ये इसका बॉयफ्रेंड बन गया और ये इसका बॉयफ्रेंड बन गया, यानी ये इस बंदे के स्थान पे आ गया तो ये बंदा इसके स्थान पे आ गया। तो इस तरीके से कि जब कभी भी दो कपल हो, कपल देखो अभी तक क्या था, सिंगल बंदा था, उस कपल के बीच में घुस गया, उस कपल में से एक लड़के को निकाल दिया, उस लड़के को सिंगल बना दिया उसका दिल तोड़ के। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें अंतर ये हो गया कि दो अलग अलग कपल हैं, वो कपल आपस में अदला बदली कर रहे हैं, वो उसके वाले को फंसा ले रहे हैं, वो उसके वाले को फंसा ले रहे हैं। तो इस तरीके से जब फसाई फसावा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय विस्थापन हो गया, यानी कि दो दो लोगों का विस्थापन हो गया, इसमें दो दो लोगों का स्थान चेंज हो गया, इधर इसका वाले का, इधर इसके वाले का। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया, जस्ट वन सेकेंड, इसको मैं हाईलाइट करके आपको बता देता है कैसी, ऐसी अपक्रिया, जस्ट मेरे भाई वन सेकेंड, ऐसी अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिक जो होते हैं, यौगिक मतलब दो कपल, ठीक है, दो यौगिक अपने आयनों मतलब होता है अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, है ना, अथवा अयौगों, अयौगों को मतलब होता है, अच्छा, यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे H हो गया, Cl हो गया, ये Zn हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब अयौग है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी यौगिक के अंदर रासायनिक, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों या अयौगों की आपस में अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दो नए यौगिक बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, तो दो नए यौगिक बनाते हैं, तो दो अलग अलग या नया यौगिक बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, जस्ट वन सेकंड, वैसे समझ तो गए ना। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम दे, इससे अच्छा हम एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते भाई, इतने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है सी डी है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि सी यहाँ पे क्या कहेगा, बी को कहेगा भग जाओ, अब ये मेरी हो गई, तो बी कहेगा कोई बात नहीं, अब तेरी मेरी हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसके स्थान पे आ गया, ये इसके स्थान पे आ गया, तो सी क्या हो गया, इसके स्थान पे आ गया और तेरी मेरी कर दिया, तो ए सी हो गया और बी डी हो गया, ऐसा हो गया, तेरी मेरी हो गई। ठीक है, यानी क्या हो गया, अब देखो इसी तरीके से एकदम सेम चीज अगर इस तरीके से कोई रिएक्शन देखो, इस तरीके तेरी मेरी हो रहा है, तो समझ जाओ दो अलग अलग कपल हैं, कपल मतलब दो अलग अलग यौगिक हैं और उनमें तेरी मेरी कर रहे हैं, तो समझ जाओ द्वितीय विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, तो बताया ना
या तो आप कितने तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपको डिफिनेशन सीधा पूछ लेंगे, भैया डिफिनेशन बताओ, इसका इसका उदाहरण बताओ, ठीक है, या फिर आपको रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सी अभिक्रिया है इसमें, तो आप तभी बताओगे जब उसको समझोगे, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं बार बार हम, ठीक है। Ag और NO3 हो गया, और इसमें क्या है, एक यौगिक ये है, एक यौगिक ये हो गया। अब इसमें क्या हो गया, इसमें Cl कह रहा है, इनसे कह रहा है ओ नाइट्रोजन नाइट्रेट भैया, ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो यानी क्लोरीन कह रहा है ओ नाइट्रेट भैया हटो, तेरी मेरी हो गई, मतलब तेरी गर्लफ्रेंड मुझे पसंद आ गई, अब तुम हटो, इसको हम फंसाएंगे, ठीक है। तो ये इसको आ गया और ये बन गया AgCl बन गया, ठीक है। और फिर नाइट्रेट भैया कह रहा हम भी सिंगल नहीं रहेंगे, हम तेरी वाली को फंसा लेंगे, तेरी मेरी हो गई ना, तो यानी कि नाइट्रोजन क्या हो गया, NO3 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम, इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम नाइट्रेट, Na मतलब सोडियम होता है, NO3 मतलब नाइट्रेट हो गया, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। तो इसमें जब भी दो यौगिक में, दो कपल के बीच में तेरी मेरी वाला सिस्टम हो जाए तो समझ जाओ द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छा, अच्छा देखो देखो देखो, अभी तक हमने क्या किया, तेरी मेरी कराया, ठीक है, अभी तक। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है वियोग हो जाना, वियोग हो जाने का मतलब होता है जब कोई चीज अलग हो जाए, जब नायक और नायिका का ब्रेकअप हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोग बोलते हैं। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा वियोग रस, वियोग रस क्या होता है, जब नायक और नायिका का ब्रेकअप होता है तो आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर जो सैड वाली भावना होती है, बेचारे का दिल टूट गया, है ना, ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये जो सैड वाली फीलिंग होती है, उस फीलिंग को हम लोग बोलते हैं वियोग रस। उसी तरीके से केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको हम लोग वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। यहां भी तोड़ना है, दिल नहीं तोड़ना है, लेकिन यहाँ पे पदार्थ को तोड़ना है, समझ रहे हो। यहाँ पे वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोग हो जाना, यानी टूट जाना, टूट के अलग अलग हो जाना, ठीक। अपघटन का मतलब ये होता है टूटना, तो चाहे इसको आप वियोजन अपक्रिया बोलो या अपघटन अपक्रिया बोल दो, अपघटन का मतलब ये होता है टूट जाना या टूटना, ठीक है। तो कैसे बताओगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ जो है वो किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में, बाह्य कारक, बाह्य कारक क्या होता है, बाह्य कारक क्या होता है, बाह्य कारक जो है आप लतिया दो और चाहे आप गरिया दो, कारी से थोड़ी टूटेगा, हाँ टूट जाता है, दिल टूट जाता है ना, दिल टूटता ही है, ठीक है भाई। सुनो, अब यहाँ पे सुनो, सुनो 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 पहले, वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में टूटकर दो से, भाई टूटे गए तो दो खंड में टूटेगा, जब दो खंड में टूटेगा तभी तो बोलेंगे टूट गया, दो खंड में टूट जाए या दो से अधिक खंडों में टूट जाए, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया बोलते हैं, समझ गए। ऐसी अपक्रिया जिसमें, मैंने देखो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, बाकी मैं आपको समझा दिया हूं, आप अपने मन से डेफिनेशन बनाओ ना, अपने मन से समझ लो, फिर उसके बाद अपने मन से बनाओ, ठीक है। तो ठीक है, मैंने बना के लिख दिया इसलिए पहले, ठीक है, कि आप कोई भी टेंशन ना हो, कोई टेंशन ना हो लिखने की, ठीक है। अब इस तरीके से सेम तरीके से अपने नोट से उतार लो, उसके बाद रट डालो इसको एकदम से दो तीन बार वीडियो देख डालो, उसके बाद एकदम से रट जाएगा आपको खुद, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो यानी कि पहले हम लोगों ने क्या किया, देखो चलो लास्ट में प्रोसेस समझा देंगे, लास्ट में फिर से एक बार आपको रिवीजन करा देंगे, अभी बस समझते जाओ, ठीक है। बस वियोजन अपक्रिया क्या होता है, दिल टूटता है, दिल नहीं तोड़ना, यहाँ पे पदार्थ को तोड़ना है, क्या करना है, क्या करना है, जस्ट वन सेकंड। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पर ए बी है, ए बी को, अच्छा बाह्य कारक का मतलब क्या होगा था ना, देखो अगर जैसे मान लो मुझे आपको तोड़ना है, तोड़ना है आपके शरीर को, मान लो तोड़ना है, तो आपका शरीर टूटेगा कैसे, जब बाह्य कारक को, बाह्य कारक का मतलब होता है जब हम आपको लात मारेंगे, बाहर से जाके लात मारेंगे, लात मार दिया आपका शरीर टूट गया, हड्डी पसली टूट गया, तो टूटेगा कब, जब बाहर से कुछ ना कुछ करोगे ना भाई, बाहर से गर्मी दोगे, अच्छा इंसान का शरीर तो लात मारने से, कुल्हड़ी मारने से टूटता है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर पदार्थ को जब तोड़ोगे तो वहां जानते हो कैसे टूटता है, या तो सूर्य का प्रकाश दे दो, या तो गर्मी उर्मी दे दो, यानी उसको गर्मी दो, आग लगा दो, उस तरीके से कुछ ना कुछ करने से ये पदार्थ टूट जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टूट गया, उसी को बोलते हैं बाह्य कारक पदार्थ। बाह्य कारक का मतलब होता है आगी दे दो, आंच दे दो, लाइट दे दो, ये सबको हम लोग बाह्य कारक बोलते हैं, ठीक है। तो बाह्य कारक समझ आना ना, बाह्य कारक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसको हम लोग वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। जैसे ए है, जैसे ए बी है, अब ए बी क्या हो गया,
ए और प्लस बी में टूट गया, ए बी क्या हो गया, ए प्लस बी में टूट गया। तो दो अलग अलग देखो पदार्थों में टूट गया ना, ए पहले ए बी था, अब ए प्लस बी हो गया, अलग अलग टूट गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से रिएक्शन दिख जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ये आपके एनडीए के एग्जाम में आया था। एनडीए जो एग्जाम होता है ना, आई थिंक आप लोग समझते होंगे एनडीए एग्जाम। तो एनडीए एग्जाम से कोई भी एनडीए एग्जाम पास करता है ना, उसके बाद डायरेक्ट भैया ऑफिसर रैंक पे जाता है, डायरेक्ट ऑफिसर रैंक, कम से कम 55-60 हजार से। तो इसकी सिर्फ सैलरी शुरू होती है। इस एग्जाम में इंटर का सिलेबस होता है, इस वजह से उसमें पूछा गया था ये वाले रिएक्शन, इस तरीके से रिएक्शन दे दिए थे और पूछे थे उसमें, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी वियोजन अपक्रिया है, तो आपको टिक मारना था। टिक 4 ऑप्शन इस तरीके से दे दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे गए थे। तो AgCl2, Ag क्या है, AgCl2 ये एक पदार्थ है। इसको सूर्य की उपस्थिति में जब भी आप रखोगे, सूर्य की उपस्थिति मतलब ये जो सूरज दिख रहा है ना, सामने ले जाके सूर्य के यानी धूप में ले जाके रख दो, बस हो गया काम, ठीक है। सूर्य की उपस्थिति हो गई, उपस्थिति मतलब समझ रहे हो ना, किसी की चीज के बस सामने रख दो, ठीक है। तो सूर्य की उपस्थिति में भैया कर रखोगे तो ये इसमें जो सिल्वर होगा वो अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक। यानी ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। तो टूट गया तो इसको हम लोग बोलेंगे अपघटन अपक्रिया, क्योंकि अपघटन का मतलब ही होता है टूट जाना, वियोजन अपक्रिया अलग हो जाना, ठीक है। इसी तरीके से जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसी को चूना पत्थर बोलते हैं। चूना पत्थर वो जो संगमरमर वाला पत्थर होता है वो उसका सूत्र होता है, ठीक। कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे ना, तो गर्म करने से ये क्या बन जाएगा, CaCaO, इसको बोलेंगे चूना, यानी चूना और, ठीक है, CaO और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 में टूट जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा, और साथ में यहाँ पे ऊष्मा कम हो जाता है, ठीक है। छोड़ो अभी कम, इसको समझो, ठीक है। बस सीधी समझो कि भैया जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। क्यों टूट गया भाई, टूट गया, इसीलिए हम इसको बोलेंगे वियोजन अपक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो रिएक्शन आपको कैसे याद रखना है, एक है ऊष्मा शोषी अपक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया और ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब इसको समझो, ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक है। एक ऊष्मा क्षेपी हो गया, ऊष्मा शोषी हो गया, ये दोनों भी जरूरी है, ये दोनों भी एग्जाम पूछ लेते। वैसे जितने भी मैंने रिएक्शन पढ़ाए ना, जितने भी रिएक्शन है, रिएक्शन का मतलब होता है जितनी भी अपक्रियाएं हैं, ठीक है, सभी रिएक्शन में से कोई भी रिएक्शन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसलिए सबको आप याद रखना, ठीक। और मैं आपको सबको एकदम सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, सबको उसी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया का मतलब क्या होता है, इसका संधि विच्छेद कर लो, तो ऊष्मा प्लस अवशोषित किस शब्द से मिलकर बना है, ऊष्मा प्लस अवशोषित शब्द से मिलकर बना है। ऊष्मा और अवशोषित दोनों का जब संधि विच्छेद करोगे, यानी इनको अलग अलग करोगे, तो ये हो जाएगा ऊष्मा प्लस अवशोषित। यानी कि जब ऐसी क्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण का मतलब क्या होता है, वो अवशोषण का मतलब होता है सोख लेना। जैसे वो स्माइली नहीं होता है, सुक्ता, सुक्ता वाला जो गेंद होता है ना, देखते हो ना, स्माइली जो होता है सुक्ता वाला गेंद होता है, तो क्या होता है, उसको जब आप गिलास में पानी भर लो, उसको गिलास में डाल दो, सोक्ता को गिलास में डाल दो, तो क्या करेगा, सोख लेगा, इसीलिए तो उसका नाम सोक्ता है, ठीक है। तो सोक्ता क्या होता है, उसको सोख लेता है, तो सोख लेता है, इसका मतलब ये हो गया कि उसने पानी का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया, पानी क्या कर लिया, अवशोषण। तो अवशोषण का मतलब ये होता है किसी चीज का सोख लेना, किसी चीज का अपने अंदर घटक लेना, उसको क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। तो अब यहाँ पे किसका अवशोषण हो रहा है, खुद बोल रहा है कि ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा प्लस अवशोषण मतलब ऊष्मा का अवशोषण। तो ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो है वो ऊष्मा को सोख ले, ऊष्मा को ही खत्म कर दो, आप उसको ऊष्मा दो, यानी आप उसको गर्मी दो, ऊष्मा मतलब होता है गर्मी, आप उसको गर्मी दो, भैया वो गर्मी को ही खत्म कर दे, सोख ले, पता नहीं चले गर्मी कहां चल गया हो, ये कहो गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊष्मा अवशोषित अपक्रिया। तो कैसे बताओगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। अच्छा भाई, ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं कैसे, तो यानी कि जब कभी भी आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसका सूत्र क्या, CaOCO3 है, ठीक है। कैल्शियम, अच्छा यहाँ पे ना बड़ा सा जो डेल्टा टाइप में बना देते ना, इसको ये पहाड़ टाइप में, इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। केमिस्ट्री में हर लैंग्वेज में इसका अलग अलग मतलब होता है।
केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है किसी चीज को जब आप गर्म करते हो, ताप देते हो, हीट देते हो, गर्मी देते हो, गर्म करते हो, तो उसको हम लोग डेल्टा बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसको गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो ये CaO, अभी ऊपर देखो ना कि CaO प्लस में CO2 में टूट जाता है। तो भैया आप इसको गर्मी दिए हो ना, तो गर्मी दिए हो तो टूट तो जाता है, लेकिन ये ना ये पूरा गर्मी को सोख लेता है, मतलब कि ये गर्म नहीं होता है। मतलब कि जब आप इसको गर्मी दोगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि यार ये जर क्यों नहीं रहा है। जब आप उसको छुओगे ना जरेगा नहीं, मतलब वो गरम गरम नहीं होगा, गरम नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसमें उसमें क्या होगा, उसमें तापमान घट जाता है, ठीक है। देखो जब कभी भी ऊष्मा का अवशोषण होता है और उसमें तापमान घटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको कैसे बता दूं एग्जांपल में, जैसे मान लो इसको आप ऐसा करो, आप इन सब रिएक्शन इनको सबसे पहले समझने से पहले ना मैं आपको बता देता हूं। आप इसको सबसे पहले समझो, इस तरीके समझोगे समझ जाओगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जस्ट वन सेकंड, इसको पहले मिटा देते हैं, कुछ जगह का बनाते हैं लिखने के लिए। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो आपने जल देखा ना, जल जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अब आप क्या करोगे, जल को क्या करोगे, जब आप गर्म करोगे, जब आप जल को चूल्हे में जाओ, गैस में जाओ, कहीं पे जाओ, गर्म करो, चाहे चूल्हे में गर्म करो, चाहे गैस में करो, आपके घर में जो हो, ठीक, तो उसको गर्म करो। जब आप पानी को गर्म करते हो तो आप कुछ देर बाद देखते हो उसको, कुछ देर मतलब गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, आप उसको क्या कर रहे हो, उष्मा दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आप उसको गर्मी दे रहे हो, मतलब उष्मा दे रहे हो, गर्मी मतलब उष्मा है ना, वही चीज है। तो आप उसको गर्मी दे रहे हो, ठीक। मैंने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, मैं डेल्टा से लिख देता हूँ, यानी गर्म कर दिया, ठीक है। जब आप जल को गर्म करते हो कुछ देर बाद देखते हो कि भैया जल गायब, पानी ने पानी ने आपके आगी को क्या कर लिया, सोख लिया, और सोख के भैया गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा। यानी कि पानी क्या, यानी कि पानी ने उस गर्मी को सोख लिया, अपने अंदर बसा लिया, और बसाने के बाद क्या हो गया भैया, वो गैस में बदल जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है और ऑक्सीजन गैस बन जाता है। वो हाइड्रोजन गैस बन के इसी प्रकृति में उड़ जाता है, गायब हो जाता है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन गैस बन के इसी प्रकृति में उड़ जाता है, और जिसको फिर हम लोग सांस लेने लगते हैं। वो ऑक्सीजन की तो ही सांस लेते हो। तो क्या करते हैं, जल को जब कभी भी हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर से जो भी हम उसको गर्मी देते हैं, हीट देते हैं, वो क्या बन जाता है, वो उसको 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 यानी उसका गर्मी लेके लेके ले लेके अपने अंदर उसको सुखा लेता है। सुखाने के बाद फिर वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, यानी टूट जाता है, और बन जाता है क्या, हाइड्रोजन, और प्लस में क्या बन जाता है, प्लस में ऑक्सीजन बन जाता है। समझ गए, समझ गए, नहीं समझ गए, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल रखने से पहले आप इसको समझ लो, जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल रखते हैं जो आपको समझ में आ जाए। तो जस्ट वन सेकंड, इसको भी मिटा देते हैं और इसको हम लोग यहाँ से खिसका के और यहाँ पे रख देते हैं। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज और समझ लो जो आपके समझने लायक है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दे। देखो अगर कोई चीज, जैसे कि मान लो यहाँ पे H2O है, इसको मैंने क्या दे दिया, गर्मी दे दिया, गर्मी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा बोलेंगे। तो मैंने इसको ऊष्मा दिया, ऊष्मा देने के बाद ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया, प्लस में क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। तो चाहे मैं इधर लिखूं इसको तो प्लस में लिख सकता हूं, या इसी चीज को जब आप बराबर की किसी भी चीज को, कोई चीज अगर प्लस में है बराबर को उस पर ले जाते हो, एरो को बराबर समझो, एरो को बराबर का जैसा महत्व दो, ठीक है। एरो मतलब बराबर, जब बराबर को उस पर ले जाते हो तो क्या होता है, मैथ में बोलते हो ना, बराबर को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस प्लस वाला माइनस में जाता है। तो उष्मा उधर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, अगर यानी इधर अभिकारक की तरफ लिखना है तो उष्मा को प्लस में लिखना है, ठीक है। दोनों बात सेम ही है, चाहे जो लिखो, ठीक है, चाहे जो लिखो, इसको काट दो, इधर माइनस लगा के लिख दो, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में चाहे इधर लिखे हो या इधर लिखे हो, कंफ्यूज मत होना, इनके मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उष्मा को उष्मा, देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखो ना लिख दिया है, या मैं इधर करके इधर प्लस करके उष्मा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो समझ गए ना जल वाला एग्जाम्पल। तो इसने क्या किया है, उष्मा को सोख लिया, इस तरीके से सोखता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने दिया है जिससे आप फील करवाओ, ठीक है। अब इसमें एक ऊष्मा छेपी होता है, अब ऊष्मा छेपी होता है, इसको भी तोड़ लो भैया, ऊष्मा और छेपी। छेपी का मतलब क्या होता है, छेपी, छेपी का मतलब होता है किसी चीज को छाप देना, किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को उत्पन्न करना, क्या करना,
इसका मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न करना या पैदा करना, ठीक है। अब पैदा किसको करेगा, इसके आगे उष्मा लगा यानी उष्मा को पैदा करेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है यानी उष्मा पैदा होता है तो और तापमान बढ़ता है। भाई उष्मा पैदा होगा तापमान बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा अभी मैं आपको फील दिलाता हूं। देखो अब वैसे ये चीज ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, इसको मैंने देखा था मेरे गांव के बगल में एक स्कूल था, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल था, मतलब सरकारी स्कूल था। उस स्कूल में पुताई हो रहा था तो मैंने उस वहां पे पहली बार देखा था। तो उसमें होता ना वो चूना चूना लाते हैं, चूना को पानी में जैसे ही डाले, अरे भैया वो उबलना चालू हो गया, ठीक है, उबलना चालू हो गया, उसके अंदर से भाप निकलने लगा। मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा ये कौन सा जादू हो गया भाई। आगे जब पता चला, आगे मैंने पढ़ा लिखा तो मुझे पता चला भैया इसके पीछे साइंस है। मुझे क्या पता था साइंस है। मैंने कहा ये तो जादू हो रहा है, ठीक है। तो मतलब वो साइंस नहीं, वो मतलब जादू नहीं, वो साइंस है, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला अच्छा ऊष्मा छेपी है, ये इसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी। तब चला सुनो, आप समझ गए ना, मैंने बता दिया तो आप समझ समझ गए। भाई देखो चूना जो होता है अगर नहीं विश्वास तो चूना लाओ, ठीक है, उस चूना को लाके जल में डाल दो। जैसे जल में डालोगे ना वो उबलने लगता है तो उसके अंदर से भाप निकलने लगता है। क्या मतलब वो निकलने लगता है, भाप उबलने लगता है तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, ऊष्मा पैदा हो जाता है, उसके अंदर गर्मी पैदा होता है। भाई ठंडा ठंडा पानी था उसमें चूना आपने डाल दिया, अच्छा चूना को डालने से पहले आप जितना छूना चाहो उतना छू लो, नहीं जरेगा। लेकिन जैसे डाल दोगे तो उबलने लगा भाई, उबलने लगा तो फिर तो आप जर भी सकते हो उससे, है ना। मतलब थोड़ा सा उसमें गर्मी पैदा हो जाता है, ठीक है, या है ना गर्मी पैदा हो जाता है, उसको हम लोग गर्मी को ऊष्मा बोलते हैं। तो जब किसी चीज में ऊष्मा उत्पन्न, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं होगा, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं जिससे जिससे आप फील कर पाओ कि एक्चुअल में ये होता क्या है भाई साहब, ठीक है। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होता है, जब ऊष्मा को छेप दे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, तापमान बढ़ता है। भाई तापमान बढ़ने का मतलब होता है जब गर्म हो जाएगा तो तापमान बढ़ गया, कोई चीज गर्म हो गया तो तापमान बढ़ गया। और जब उसमें ऊष्मा का यानी कि जब गर्मी को पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया तो तापमान घट जाएगा, जो कि ऊष्मा शोषी में होता है तो तापमान घट जाएगा। तो समझ गए ना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आप ऐसे बता दो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है और तापमान बढ़ता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पीछा करो और समझ लो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग बिना बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसको हम लोग क्या लोग बोलते हैं, सॉरी बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, प्लस में इसमें ऊष्मा बनता है, वो जो उसमें होता है ना भाप टाइप में निकलने लगता है, वही तो ऊष्मा है, ठीक है। या फिर और अच्छा एग्जांपल समझो, और अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप रोज सांस और रोज डेली क्या होता है, सांस लेते हो नहीं सांस लेते। अच्छा एक बात बता दूं, एक चीज बता दूं, इस रिएक्शन को और क्या रिएक्शन बोल सकते हो, ये जो आप क्रिया देख रहे हो ना, ये जो आप क्रिया देख रहे हो इस रिएक्शन को और कौन सी रिएक्शन बोल सकते हो भाई, एक ये है, एक ये है, यानी कि ये चूना अलग पदार्थ था, पानी अलग पदार्थ था, दोनों को आपस में मिला दिया, मिलाने के बाद इसमें सिर्फ एक पदार्थ बना, कौन, बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे ना, इसका नाम है कैल्शियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि एक पदार्थ है कि नहीं है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसका मतलब कि, और मैंने आपको पहले सबसे पहले यही डेफिनेशन बताया था कि जब दो पदार्थों को आपस में, दो या दो से अधिक हो या दो पदार्थ हो, उनको आपस में मिला दो, कोई एक नया पदार्थ बन जाता है। तो उस अगर एक कोई एक नया पदार्थ बनता है तो उस नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया वो योगात्मक अपक्रिया है या संयोजन अपक्रिया, ठीक है। योगात्मक अपक्रिया है या इसी को संयोजन अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो रिएक्शन का एग्जांपल है ना, ये आपका योगात्मक अपक्रिया भी है और ऊष्मा छेपी अपक्रिया का एग्जांपल है। तो ऊष्मा छेपी अपक्रिया भी है, दोनों मतलब इसको हम दोनों रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक। तो चाहे आप योगात्मक बोलो चाहे आप इसको ऊष्मा छेपी बोलो, दोनों का एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। हाँ इसको समझो, अगर आप किसी चीज को देखो, जब आप ऑक्सीजन, आप सांस किससे लेते हो, ऑक्सीजन सांस लेते हो, वो ऑक्सीजन आपके अंदर जब जाता है तो अंदर जाके जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ये होता है C6H12O6, ठीक है। ये जब ऑक्सीजन आप सांस लेते हो तो वो क्या बन जाता है, फिर वो क्या अंदर क्या बन जाता है, अंदर बनता है आपका, और फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करते हो, बाहर निकालते हो, ठीक है। उसके अंदर बनता है
जस्ट 1 सेकेंड, क्या हो गया, मेरा पेन कुछ काम नहीं। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखो, जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन सांस लेते हो, ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ वो मिलकर क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम लोग अपने नाक से बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद उसी, अच्छा, जब ग्लूकोज के साथ वो रिएक्शन करता है तो साथ में जल भी बनता है। उस जल को हम लोग मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं शरीर से, है ना, जो काम लायक होता है काम में आ जाता है। उसके साथ में ऊर्जा बनता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, जो आपको एनर्जी मिलती है ना, जिससे आप दौड़ते हो, खाते पीते चलते हो, ठीक है, वो एनर्जी मिलती है। इस तरीके से एनर्जी हमें मिलती है। तो ऊर्जा, ऊर्जा उत्पन्न हो, ऊर्जा पैदा हो, या फिर किसी रिएक्शन में ऊष्मा पैदा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी। छेपी का मतलब होता है छाप देना, छाप देना मतलब पैदा कर देना, ठीक है। तो इसमें भी, ये भी इसलिए हमारा ये एग्जाम्पल भी हमारा ऊष्मा छेपी हो गया। मैंने जितने भी चीजें बताई एकदम ऐसी चीजें बताई हैं जो आप फील कर सकते हो, ठीक है, जो आपको लगभग लगभग पता ही है, सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि माध्यम बन के बीच में, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं अपचयन। एक होता है अपचयन अपक्रिया, एक होता है उपचयन अपक्रिया। सीधा समझो इसको सीधा ऐसे समझो कि भैया, जब जब ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन माइनस हो जाए, ऑक्सीजन किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में जब ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन घट जाता है, यानी ऑक्सीजन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, या फिर ऑक्सीजन घट जाता है, या फिर हाइड्रोजन बढ़ जाता है। अगर ऑक्सीजन घटेगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, ठीक है। या फिर पहले दोनों रिएक्शन को पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर उसके बाद आप इसको समझ जाओगे, ठीक है, दोनों रिएक्शन को एक साथ समझ जाओगे, ठीक, मैं आपको समझा दूंगा। पहले इसको समझो। सीधा इतना याद रखो कि जब कभी भी अपचयन अपक्रिया क्या होता है, अपचयन अपक्रिया में हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, निकल जाता है ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग अपचयन अपक्रिया, ठीक है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है, तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, यानी हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर चाहे या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी उसको हम लोग अपचयन अपक्रिया बोलेंगे, या फिर ऑक्सीजन निकल जाए तो भी उसको हम लोग यानी अपचयन अपक्रिया बोलेंगे। दोनों कंडीशन होते हैं, ठीक है, दोनों साथ नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक, साथ भी हो जाता है, साथ में भी होता है, ठीक, कभी कभार, ठीक। अब देखो, CuO है और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना लेगा, जल बना लेगा। उसके बाद Cu हो गया। अब देखो यहाँ पे भैया, Cu कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के पास देखो C के पास ऑक्सीजन था ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे देखो बेचारो अकेले हो गए, ठीक है, इनसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने छीन लिया। तो जब किसी से जब कोई हाइड्रोजन छीन लेता है, सॉरी ऑक्सीजन, जब किसी पदार्थ से कोई आता है पदार्थ, या कोई भी आता है, वो उस पदार्थ से ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन दे दे भाई, दे दे, नहीं देगा दो कंटाप मार के छीन ले। जब छीन लेता है, चाहे मांग के छीन ले, चाहे वो कंटाप मार के छीन ले, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन उससे छीन लेगा तो उसको हम लोग बोले अपचयन अपक्रिया। छीन लेगा तो अपचयन अपक्रिया, ठीक है, समझ गए, ठीक है। या फिर उसको हाइड्रोजन दे दे, ले भाई ले ले, हाइड्रोजन मेरे किसी काम का नहीं, ठीक है। देखो कैसे, देखो जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन क्या है, अलग है, क्लोरीन क्या है, अलग है। अब यहाँ पे दोनों रिएक्शन करने के बाद क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया, बना क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्लोरीन के यहां पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो कोई हाइड्रोजन को जोड़ दे या ऑक्सीजन को लेके भाग जाए, चाहे देखो इसमें मैंने दिखा दिया ना कि ऑक्सीजन को ऐसे लेके भाग रहा है, तो अगर ऑक्सीजन को लेकर भाग जाए, उसे छीन ले ऑक्सीजन, तो भी उसको हम लोग अपचयन अपक्रिया बोलेंगे। या फिर हाइड्रोजन को दे दे, भाग ले भाई, हाइड्रोजन ले ले, मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन को दे दे, ठीक है, तो भी उस रिएक्शन को बोलेंगे कि हम लोग भैया ये कौन सी अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया, ठीक है। दोनों कंडीशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, अच्छा, चाहे आप इसको ऑक्सीकरण बोलो या उपचयन क्रिया बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऑक्सीकरण या उपचयन या इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक, इनका मतलब एक ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन को दे दे, यानी हाइड्रोजन को क्या कर दे, यानी कि हाइड्रोजन छीन ले और ऑक्सीजन को दे दे। जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है
और हाइड्रोजन घट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया बोलते हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन ये जुड़ जाता है, ठीक है, तथा हाइड्रोजन की ह्रास होता है, उसमें इसका सेम उल्टा था, तो उसको उपचयन अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो कॉपर है, एग्जाम्पल देखो मेरे भाई, जैसे यहाँ पे क्या है, कॉपर है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, अलग अलग है, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिए, कॉपर ऑक्साइड हो गया। देखो कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए जब ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी के साथ तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलेंगे या उपचयन अपक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑक्सीजन छीन ले तो उसको अपचयन बोलेंगे और दे दे ऑक्सीजन तो उसको हम ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा देखो जैसे Zn है, जिंक, Zn मतलब जिंक, जिंक ऑक्सीजन आपस में मिलकर जिंक ऑक्साइड बन गया, यानी देखो ना ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। या फिर H2S और क्लोरीन हो गया। अब ये जो H2S में जो सल्फर से क्लोरीन क्या हो, हाइड्रोजन छीन ले, ठीक है, हाइड्रोजन छीन के क्लोरीन क्या हो गया, आपस में HCl बना लिया और इस सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों ऑक्सीकरण हो गया, चाहे वो ऑक्सीजन दे दे तो भी ऑक्सीकरण बोलेंगे, या फिर हाइड्रोजन को लेके भाग जाए तो भी उसको उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे सल्फर क्या हो गया भैया, ऑक्सीकरण, क्योंकि इसका हाइड्रोजन लेके भाग गया कौन, क्लोरीन, ठीक है, तो इसलिए सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीकरण बोलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो सीधा याद रखो, सीधा सा फंडा याद रखो कि अपचयन अपक्रिया क्या होता है, अपचयन अपक्रिया क्या होता है, अपचयन अपक्रिया क्या बोलेंगे, जब ऑक्सीजन को कोई लेके भाग जाए या फिर हाइड्रोजन को दे दे, ठीक है। और एक होता है आपका उपचयन अपक्रिया, ये इसी को हम लोग उपचयन बोले या फिर इसी को हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जुड़ जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, या फिर देखो अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसका प्लस का सेम उल्टा क्या होता है, माइनस, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन घट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन घट जाएगा। ट्रिक है, याद रखो, याद रखने का ट्रिक है, ठीक, मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट याद रखो। अगर ऑक्सीजन प्लस, अगर ऑक्सीजन माइनस हुआ तो हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन प्लस हुआ तो फिर हाइड्रोजन आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो और सेम सेम उल्टा याद रखो, ठीक है, तो इसको बस इतना याद रखना, याद हो जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखो, अगर ऑक्सीजन आपका प्लस हुआ, अगर आपका ऑक्सीजन प्लस हुआ तो हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन माइनस होता है तो हाइड्रोजन प्लस हो जाता है, ठीक है। ऐसे मैंने ट्रिक बना के बता दिया आपको ताकि आपको आप याद रख सको, ठीक है। अब संचरण क्या होता है भैया, जब किसी चीज का, किसी कोई भी दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, अगर उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होता कैसे है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन मिलता कहाँ है, ऑक्सीजन हवा में मिलता है। तो कोई भी चीज हो अगर आप उसको खुला में छोड़ दोगे तो वो हवा के संपर्क में आ जाएगा, और हवा के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा तो भैया वो क्या करेगा, वो उसको उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा नहीं कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा नहीं कर देगा, अरे ऑक्सीडेशन करने का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ जाएगा भाई, उससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जैसे जुड़ेगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी उसका हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मतलब होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीडेशन मतलब उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब उसका ऑक्सीडेशन, उपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ, दुनिया में कोई भी पदार्थ है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो बेकार ही हो जाएगा, ऑक्सीडेशन बहुत बेकार चीज है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाता है, वायु तथा नमी की उपस्थिति में अगर हम कोई धातु को खुला छोड़ दें, ठीक है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्षय होने लगता है, मतलब धीरे धीरे बेकार होने लगता है। क्यों बेकार होने लगता है, कारण क्या है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, उसका उपचयन होने लगता है। ऑक्सीडेशन उपचयन दोनों एक ही शब्द हैं, हम बार बार क्या बताएं, यानी उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इस वजह से वो क्या होता है ना, होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो ये जो क्षय होने की प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचरण बोलते हैं। तो संचरण समझ गए ना, किसी भी चीज में जंग लगने को संचरण बोलते हैं। जंग लगना क्या होता है, गांव देहात में उसको बोलते हैं मोर्चा लग जाना। भैया हम ना इस सरिया को बाहर फेंक दिए थे और इस सरिया में देखो मिर्चा लग गया यार 1 साल बाद। क्यों मोर्चा लग जाता है, जब उसको बाहर फेंक दोगे तो उसमें ओस गिरेगा और हवा चलेगा तो धीरे धीरे उसमें मूर्छा लग जाएगा। मूर्छा लग जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, संचरण बोलते हैं। संचरण आप समझ गए। रीजन, रीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्यों होता है, क्योंकि वो जल, और जल से उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि
जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन जैसे जुड़ेगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, और हवा हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से जब किसी लोहे में, जब किसी धातु में, अच्छा एग्जांपल समझ गए ना, जब किसी धातु में, जब किसी धातु का है यानी ऑक्सीकरण होता है तो वो क्या हो जाता है, एग्जाम्पल जैसे अगर पूछे ना तो लोहे में जंग लगना या पीतल का हरा हो जाना, पीतल देखते हैं ना हरा हरा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो संचारित हो जाता है यानी उसका संचारण हो जाता है। तो देखो भैया एग्जाम में जब पूछते हैं ना तो दोनों सत्य पूछते हैं और 2 नंबर यहाँ दे देते हैं, 2 नंबर इसके संति दे देते हैं, तो 4 नंबर का आएगा। दोनों को याद रखना, संचारण और विकृत गंधिता क्या है, एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल जैसे लोहे में जंग लगना संचारण हो गया, या फिर चांदी का पीतल, चांदी का या हरा हो जाना, वो भी हमारा संचारण ही होता है, ठीक है। संचारण का मतलब होता है किसी भी चीज का बेकार हो जाना, ठीक है, उसको संचारण बोलते हैं। अब इसके बाद आई थिंक आप संचारण समझ गए, किसी चीज का मूर्छा लग जाना संचारण कहलाता है। मूर्छा क्यों लगता है समझ गए। अच्छा संचारण, संचारण यानी मूर्छा लगने से बचाने के लिए कुछ उपाय, संचारण से किसी भी चीज को बचाने के उपाय क्या है, ठीक है, उपाय भी पूछ लेता है, याद रखना। दो ही उपाय पूछेगा, 2 या 3 उपाय पूछे, ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। पहला तो आप भैया किसी भी चीज में हम लोग गांव में पेंट क्यों करते हैं, कोई भी लोहा लाता है पेंट क्यों करता है, ताकि उसमें मूर्छा ना लगे, ठीक है, तो आप पेंट कर सकते हो। या फिर उसमें आप ग्रीस क्यों लगाया जाता है, ग्रीस इसलिए लगाया जाता है ताकि वो, ग्रीस या तेल इसलिए लगाया जाता है ताकि वो क्या हो, संचारित ना हो, उसमें मूर्छा ना लगे, ठीक। तो ग्रीस या तेल लगा के आप उसको, या पेंट लगा के आप उसको कर सकते हो। या फिर तीसरा चीज होता है जस्ता का लेप लगा दो। जस्ता को, वो बल्टी नहीं होता है, बल्टी नहीं होता सफेद सफेद जो लोहे की बल्टी आती है, लेकिन सफेद सफेद उसके ऊपर होता है, चिकन चिकन होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है ना, जस्ता का लेप लगा देते हैं, ठीक, जस्ता का लेप लगा देते हैं, जिससे क्या होता है ना, वो बल्टी ना सफेद सफेद होती है हमेशा, लोहे की बल्टी जो सफेद सफेद होती है, फिर वो ना मूर्छा उसमें नहीं लगता, ठीक है, इसलिए उसको लेप लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप जंग लगने से बचा सकते हो, तो बचाने के उपाय है, ठीक है। लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब लास्ट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है भैया, विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता का मतलब होता है, नाम ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है गंधिता, जिसमें गंध आने लगे, ठीक है। देखो जब आप लोहा को, किसी धातु को खुला छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। इसी तरीके से जब आप खाना को, खाना मतलब, और कौन सा खाना, तेल वाली चीजें, तेल वाली चीजें हो, चाहे वो खाना हो, अचार हो, जैसे अचार है, अचार तेल वाली चीज है ना, ठीक है, अचार है। आप देखते हो घर में ना कि जब अचार खुला छोड़ देते हैं हम लोग, डिब्बा में उसको रखते रखते हैं ना अचार को, इसलिए रखते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन ना घुसे, ऑक्सीजन घुसेगा तो उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और किसी भी चीज में ऑक्सीडेशन होगा तो उसका खराब हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होता है, किसी भी चीज का अगर ऑक्सीकरण होता है तो वो सड़ जाता है, यानी बेकार हो जाता है। तो जब खाना का ऑक्सीकरण हो जाता है तो क्या खाना हो जाता है, सड़ जाता है। खाना क्यों सड़ता है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, खाना सड़ जाता है, समझ रहे हैं। अच्छा, अचार जब आप अचार को बाहर रख देते हो, खुला रख देते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, भुरिया जाता है, भुरिया जाता है। जब भुरिया जाता है तो आप कहते हो मम्मी अब इसका ना स्वाद बदल गया, अब इसका स्वाद बेकार यानी बेकार हो गया, ठीक है, ये देखो ना भुरिया आ गया। तो क्या होता है, जब कोई चीज भुरिया जाता है यानी उसमें उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, तेल वाली चीज क्या हो जाती है, वो उसका स्वाद बदल जाता है और उसमें मम्मी गंधा आने लगा, ठीक है। आप बोलते हो ना ऐसे मम्मी गंधाने लगे, इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, यानी आप समझ जाते हो तो भैया बेकार हो गया खाना, खाना महकने लगता है, सड़ जाता है, क्या हो जाता है, गंधाने लगता है। और फिर क्या हो जाता है, उसका जब खाना खराब हो जाता है ना, खराब हो जाता है, क्या ना बासी हो गया ना खराब हो गया, बासी हो गया खराब हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो फिर मतलब जिसको गम नहीं बोलते, खाना खो गया, खो गया, खो जाने का मतलब होता है ना कि वो उसका स्वाद बदल जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इस यानी स्वाद बदल जाना, गंध आने लगना, ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। तो जब तेल वाली या चीजें या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, तो कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि उनका स्वाद जो होता है, कुछ देर का मतलब 1-2 दिन बाद है ना, उनका स्वाद बदल जाता है और उनसे गंध आने लगता है, इस अथवा वो विकृत गंधी हो जाते हैं। तो विकृत गंधी हो जाने की जो घटना है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। समझ गए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अचार का भुरिया जाना, खाने से गंध आ जाने लगना,
इस सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, समझ गए? कारण समझ गए? कारण क्यों होता है? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये हवा के संपर्क में आते हैं, इसीलिए खाना को हम लोग फ्रिज में रख लेते हैं। फ्रिज को खाना को फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो टेम्परेचर बहुत कम किए रहता है। उसमें फिर क्या होता है ना कि उसमें जो हवा जाता है, थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन अगर पहुंचता है ना, तो वो उसको जल बना देता है, पानी बना देता है, मतलब कि उसको अपक्रिया करने ही नहीं देता है। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से वो गंधाता है, उसके अंदर खाना गंधाता नहीं। ठीक, एक दो दिन चल जाता है, तो मतलब बच जाता है उससे। ठीक, खाना रखने से ये सब्जी वगैरह सड़ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, आपने देखा होगा ना कि वो जो ना कुरकुरे का पैकेट हो गया, या फिर खाने वाली जो चीजें होती हैं, उनके पैकेट में देखते हो ना, फूला फूला होता है भाई। उसके अंदर जब आप उसको फोड़ते हो ना, कहते हो यार इसमें तो मैंने सोचा बहुत कुरकुरे होगा, इसमें तो बहुत कम कुरकुरे निकला। ठीक है, 5 रुपए 10 रुपए जब पैकेट खरीद के लाते हो, तो क्या होता है, वो 10 रुपए के 5 रुपए खरीद के लाते हो। क्या करते हैं ना उसमें क्या, अरे बैटरी बहुत कम हो गया, सॉरी, चलो ऐसे दे दें। ठीक है, वैसे आपको पूरा टॉपिक खत्म हो गया, मेरा बैटरी भी खत्म हो गया, और पूरा लैपटॉप का बैटरी भी खत्म हो गया। चलो देखते हैं, आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लो, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूरा, अच्छा क्या होता है ना, हाँ, हम बता रहे थे कि पैकेट में वो उसमें ना नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन गैस क्या होता है, नाइट्रोजन गैस ना एकदम बिल्कुल बिल्कुल दुश्मन है, एकदम कट्टर दुश्मन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कट्टर दुश्मन होता है कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है ना, ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है, ऐसी तैसी, उसको आने नहीं देंगे। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन आएगा नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो वो खराब होगा नहीं। तो मतलब इसलिए उसको क्या करते हैं, उसके अंदर कुरकुरे के अंदर और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, उसका ऑक्सीकरण ना हो, और वो खराब ना हो। ठीक है, इसलिए उसके अंदर, पैकेट के अंदर हवा भर देते हैं। ठीक है, वो फूला फूला लगने लगता है। समझ गए आप? समझ गए, पूरा फील कर लिए। ठीक है, अब देखो भैया बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछते हैं, देखो आपको बता देते हैं ना, ये देखो 4 नंबर का पूछे हैं बोर्ड परीक्षा में। कैसे पूछते हैं, कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्या बताइए? संचरण बताइए, विकृत गणिता बताइए। बताया ना, 4 नंबर काम हो गया आपका, मैंने 4 नंबर काम करा दिया। देखो उसके बाद, अच्छा इसमें एक रेडाक्स अपक्रिया होता है। रेडाक्स अपक्रिया का मतलब क्या होता है? जब उपचयन अपक्रिया, उपचयन मतलब होता है, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन अपक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रिडक्शन बोलते हैं। जब उपचयन और अपचयन दोनों एक ही रिएक्शन में, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन भी हो जाए और उपचयन भी हो जाए, दोनों एक साथ हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रेडाक्स अपक्रिया है। तो उस अपक्रिया को हम लोग रेडाक्स अपक्रिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर Cu प्लस में H2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पे कॉपर से हाइड्रोजन को देखो छीन लिया। जब कॉपर से ऑक्सीजन को छीन लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन क्रिया बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, अपचयन हो गया। और ये जो यानी कि जो हाइड्रोजन है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ लिया। तो ऑक्सीजन जब जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अपक्रिया बोलते हैं। देखो मैंने अभी ऊपर बताया ना, अभी यहाँ पर ये देखो ना, कहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे बताया, जस्ट वन सेकंड, इसको और ऊपर करते हैं। देखो यहाँ मैंने बताया ना मैंने कि जब उपचयन अपक्रिया क्या होता है, जब ऑक्सीजन घट जाता है। उपचयन अपक्रिया क्या होता है, ऑक्सीजन घट जाता है। उपचयन अपक्रिया क्या होता है, जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जस्ट वन सेकंड, तो यहाँ पे वही चीज हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज हो गया, किसका उपचयन हो गया। ठीक, ऑक्सीजन बढ़ गया। तो जब दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में होता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो रिएक्शन है, ये जो अपक्रिया है, इसको बोलेंगे रेडाक्स अपक्रिया। ठीक है, रेडाक्स होता है। तो आपके जितने भी रिएक्शन हो गए, सभी रिएक्शन खत्म हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 2023 के परीक्षा में कौन सा पूछा गया था। तो देखो ये आपके 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में क्या पूछा गया था, ऐसे पूछे गए हैं। देखो आपको बताते हैं कैसे पूछा गया था ना। देखो यहाँ पे जस्ट वन सेकंड, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आपका बहुविकल्पी में 1 नंबर का आया था। देखो पूछते पैटर्न देखो पूछे कैसे। ठीक है, यहाँ पे Zn दे दिए हैं, और Zn को H2 ने क्या कर दिया, बदल दिया, ये इसके स्थान पे आ गया। देख लो, अब आप खुद बता दो कि कौन सी रिएक्शन है, वो आ गया उस, ये कपल दोनों है, कपल मतलब यौगिक है,
इस कपल के अंदर एक लौंडा हो गया, उसको बदल दिया, उसका बॉयफ्रेंड चेंज कर दिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो एक नंबर हो गया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अपक्रिया। देखो ना, मैंने बताया ना कि इस तरीके से अपक्रिया देते थे, पूछ लेते हैं भैया बताओ कौन सी अपक्रिया है ये। ठीक, तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हो, उसके बाद देखो 2023 में ही ये पूछा गया था, इस तरीके से 2 नंबर पूछा गया था, ये सॉरी ये नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं है, पूछा गया था इस तरह 27 नंबर में 6 नंबर का पूछा गया था, 2-2 नंबर करके 3 क्वेश्चन करके बना दिया आपको 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर पूछा गया था। कैसे पूछा गया था देखो आपको बताते हैं हम। एक तो भैया यहाँ पे देखो संचरण क्या होता है, संचरण क्वेश्चन पहले चैप्टर से बता रहे हैं कितने नंबर का आता है। ठीक है, संचरण क्या होता है 2023 का ही अभी जो हाल ही में परीक्षा भी जल्दी में हुआ ना, उसी में पूछा गया था संचरण क्या होता है, इसके निवारण की 2 विधियां बताओ भैया, पेन टोंट लगा के जो बताते हैं। ठीक, उसको बताया गया। अच्छा, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? योगात्मक अपक्रिया बताओ और प्रतिस्थापन अपक्रिया। जो विस्थापन अपक्रिया देख रहे हो ना, एक ही रिएक्शन देखो, विस्थापन इधर भी आ गया इधर भी आ गया। ठीक है, उसी पेपर में आया था ये। ठीक है, तो योगात्मक अपक्रिया पूछ लिए, यानी पहला वाला जो आपको समझाया था योगात्मक संयोजन अपक्रिया, जब नायक और नायिका को दोनों को आपस में मिलाए थे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया, इन दोनों को डेफिनेशन पूछ लिए। और मिसेल क्या होता है, अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको मिसेल भी आएगा। ठीक है, मिसेल, मिसेल हम लोग जब साबुन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें मिसेल पढ़ोगे। ठीक है, तो वो आगे समझोगे। ठीक है, उसके बाद उदासीनी अपक्रिया। भाई ये आप इसको देख के घबराना जाना कि उदासीनीकरण तो मैंने बताया नहीं। अरे पढ़ोगे आगे, जब चैप्टर पढ़ोगे ना लवण वाला, क्षार और लवण वाला चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर में आपको ये मिलेगा उदासीनी अपक्रिया। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में जितने अपक्रिया थे जहां से आने थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक, कोई भी रिएक्शन मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक, सब मैंने बता दिया। ठीक है, अब उदासीनी अपक्रिया है वो लवण वाले चैप्टर में, जो जो आपके अब रिएक्शन हैं वो आपके आगे चैप्टर में जब पढ़ोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूछा, देखो इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, मतलब बता रहे हैं, देख लो बोर्ड परीक्षा में आता कि नहीं आता जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, अच्छा देखो 2023 में ही देखो पहले चैप्टर से कितना बेनिफिट हो गया। 2030 में मैं इसको रिएक्शन, मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा, इसको बैलेंस आप करोगे, आपको बैलेंस करना। अच्छा देखो फिर इसमें क्या पूछ लिए, इसमें बोलते हैं कि भैया बताओ इसमें अभिकारक क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। बोल रहे हैं अभिकारक और उत्पाद बताओ, इस रिएक्शन में बताओ अभिकारक क्या उत्पाद क्या है। देख लो कितना सरल पूछ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, इस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। 2 नंबर का है, 1 नंबर इसको मिलेगा, 1 नंबर इसको संतुलित करने पर मिलेगा। ठीक है, आप इसको संतुलित करके कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, अगर आप समझ गए, आप इसको बता ले जाओगे तो आप बोर्ड परीक्षा में जरूर कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सरल तरीके से बता दिया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना उस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो धातु है उस धातु को सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। जब आप ऐसे करोगे, फिर कोई अधातु है सल्फर हो गया, तो सल्फर को फिर आपको अधातु में जुड़ जाना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इस तरीके से करोगे पूरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बैलेंस करके बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको कराऊंगा नहीं। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो बता देना, मैं अगले वीडियो में छोटा सा वीडियो बना के आपको फिर समझा दूंगा। ठीक है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कैसे आते हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा इसके पहले जो 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 मैंने समझाया आपको, अगर आप समझ गए होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, देखो 2021 में पूछा गया था, 2021 में देखो प्रतिस्थापन अपक्रिया पूछ लेंगे। देखो बता रहे ना हर साल आता है, यहाँ से मैंने जो बता दिया कि अगर आएगा तो आएगा, फिर वो आएगा पक्का है। ठीक है, योगात्मक अपक्रिया यानी कि 2000 देखो प्रतिस्थापन अपक्रिया 2023 में भी पूछा गया था, योगात्मक अपक्रिया 2023 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, 2 साल बाद ही पूछ लेते हैं। उसके बाद स्टरीकरण, जब आप एस्टर वाला चैप्टर पढ़ोगे, आगे ईथर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सजातीय श्रेणी आगे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया। उसके बाद देखो 2021 में भी देखो संतुलित करना पूछे थे, संतुलित करना वैसे हर साल पूछते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सब तो मैंने करा दिया। ठीक है, आप संतुलित कर लेना। ठीक है, ये वाला अभी तो बताया था, ये वाला इस तरीके से, तो इस तरीके से हो गया, समझ रहे हो। इस तरीके से संतुलित करना पूछेंगे, तो इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया भैया 2021 में 30 में बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं। तो आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, और कितना जरूरी है मैंने आपको दिखा दिया कि देख लो भैया बोर्ड परीक्षा में पूछते कि नहीं पूछते। हर मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, फिर आपको उसको नोट कर लेना है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, और उसको याद कर लेना। ठीक है, आप देखो सबसे पहले फिर से आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूं। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है भैया, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक। देखो जो लोग पढ़ चुके हैं वो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो,
और एक चीज बता दूं, अगर आपको पसंद आ गया ना, अगर आपको समझ में आ गया, पसंद आ गया, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। देखो अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मुझे भी, मेरा भी मन लगेगा। जब बहुत से बच्चे देखने लगते हैं ना, तो और मन लगता है, और मन लगता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, फिर हम और मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से बताएंगे। अब इससे अच्छा तरीके से क्या बताएं, अच्छा जितना अच्छा तरीका था मैंने वो बता दिया, ठीक है। पर कोशिश करेंगे सब कुछ आपको मैं एकदम सरल तरीके से बताएंगे, ऐसे तरीके बताएं जो आपको एकदम समझ में आ जाए, एकदम फील आ जाए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करो, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके व्यान के लिए, ठीक है। आप पिक्चर वाला देखते हो, उसका चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो, पढ़ाई वाली चीजें जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको पढ़ने वाली चीजें मिलेंगी, ठीक है, जिससे आपको ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। चलो अब मैं आपको जल्दी जल्दी आपको पूरा रिवीजन करा देता हूँ पूरे चैप्टर, ठीक है। पहले आपने क्या पढ़ा, रासायनिक समीकरण। समीकरण क्या होता है भैया, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उनके सूत्रों को, रासायनिक सूत्रों को लिख लो, और उसको उस लिख लेने को ही हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने संतुलित करना सीखा, संतुलित करना आपने मैंने सिखा दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद संयोजन अपक्रिया क्या होता है, देखो भाई संयोजन अपक्रिया क्या होता है, जब नायक और नायिका का दोनों को पैचअप होता है। पैचअप का मतलब होता है जब दोनों आपस में नंबर देते हैं ना, जिसमें नंबर देते हैं आपस में, मिलन होता है दोनों का आपस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया, या इसी को योगात्मक अपक्रिया भी बोलते हैं, योगात्मक अपक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। योगात्मक अवक्रिया, योगात्मक अवक्रिया भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। उसके बाद विस्थापन अवक्रिया क्या होता है, या कोई दूसरा बंदा आ गया उसके फैमिली में, मतलब उसके स्थान पे कोई दूसरा बंदा आ गया, वो दूसरा बंदा उसको क्या कर दिया, उस बंदे को रिप्लेस कर दिया, भाई तेरी वाली मेरी हो गई, है ना, ये वाला सिस्टम। और फिर इसी में आपने क्या पढ़ा है, द्वि विस्थापन अवक्रिया। द्वि विस्थापन अवक्रिया क्या होता है, जब दो दो आपस में कपल हो, तेरी मेरी हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वि विस्थापन अवक्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा अपघटन अपक्रिया। देखो पहले मिलन हो गया, दोनों आपस में नंबर लिए, नए नए बात किए कुछ दिन, उसके बाद दूसरा लड़का आ गया, बीच में टपक पड़ा दूसरा लड़का, वो बात करने लगा, अब उस लड़के का दिल टूट गया, ठीक। जब टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल का टूट गया, ठीक है। तो इसमें दिल नहीं तोड़ना, इसमें आपको पदार्थ को तोड़ना, ठीक है। तो जब आप पदार्थ को तोड़ोगे, तो यानी कि कोई एक नया पदार्थ है, कोई एक पदार्थ है, उसको दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ दिए या टूट गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दिल का टूट गया, नहीं अपघटन हो गया, ठीक है। वियोजन अपक्रिया अपघटन हो गया। वियोजन का मतलब होता है, वियोजन का मतलब ही होता है ना अलग हो जाना, ठीक है, ठीक है। तो जब पैचअप हो जाए, जब दोनों आपस मिल जाए, तो संयोजन अपक्रिया। जब कोई दूसरा लड़का आके बात करने लगे, है ना, लड़का नहीं कोई पदार्थ, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन हो गया, या इसी को प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। और जब दोनों का ब्रेकअप हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपचयन अपक्रिया, सॉरी सॉरी सॉरी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया, ठीक है, उनका वियोग हो गया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है, ऊष्मा का छाप देना, यानी कि जब ऊष्मा को छाप दिया जाता है, यानी उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है और तापमान बढ़ता है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है, अवशोषण का मतलब होता है सोख लेना। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है तथा तापमान घटता है, उसको हम लोग ऊष्माशोषी अपक्रिया बोलते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होता है, जब भैया इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ठीक, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण होता है, ठीक, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, उसको उल्टा होगा, ठीक है। और जब अपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन घट जाता है और फिर हाइड्रोजन बढ़ जाता है, तो चाहे दोनों में से चाहे जो हो, उसको हम लोग अपचयन अपक्रिया बोलेंगे, और इसको इसको हम उपचयन अपक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ये हो गया इसका उपचयन, ठीक है। उसके बाद हम लोग संचरण पढ़े। संचरण क्या होता है, जंग लगने की प्रक्रिया को संचरण बोलते हैं। या कोई चीज खराब हो जाए, लोहा कोई खराब हो जाए, उसमें क्षय लग जाए, ठीक है, खराब, क्षय मतलब होता है किसी चीज का खराब होना, ठीक है, तो संचरण बोलते हैं। मूर्छा लग जाना, किसी धातु में मूर्छा लगना, उसको संचरण बोलते हैं। इसके उपाय भी मैंने बता दिया, ठीक है, क्यों होता है वो भी बता दिया मैंने, कारण बता दिया। विकृत गंधिता, जब गंधवंजी तेल वाली वसा, तेल या वसा वाली चीजें जब गंधाने लगती हैं
उसके स्वाद बदल जाता है, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत बोलते हैं। PYQ मैंने करा दिया है, पूरा खत्म हो गया। इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।